वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं CD1 मेंस के सॉल्यूशन के साथ। प्यारे बच्चों ये सॉल्यूशन तब रिकॉर्ड किया जा रहा है जब आप लोगों ने पेपर में अपीयर भी नहीं किया। इन जनरल मेरे को अंदाजा है कि इस पर्टिकुलर पेपर में बच्चे ज़्यादातर अच्छा नहीं कर पाते हैं, है ना। तो रीज़न क्या रहता है प्यारे बच्चों, इस पेपर में ना हम लोगों ने जो क्वेश्चंस की लेंथ जो ली है वो थोड़ी सी बड़ी ली है। यही पेपर हम पिछले साल भी हमने कंडक्ट किया था, उससे पिछले साल भी किया था, है ना। ऐसा ही एक पेपर हम आपका और भी आगे कंडक्ट करेंगे जिसमें ज़्यादातर बच्चे अच्छा नहीं कर पाते। रीज़न बीइंग कि एक लेंथ ऑफ क्वेश्चन जो होती है वो ज़्यादा होती है, और होता क्या है कि हमको ना बड़े क्वेश्चन देख के डर लगता है। बेटा ये जो बड़ा क्वेश्चन देख के डर लगना पेपर में ना, बेटा ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, ये ज़्यादातर सबके साथ ही होता है। पर इसको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेपर में अगर आप डर गए, आपने डर के क्वेश्चन को उठाया, तो मोस्ट लाइकली आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। और क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं आपसे हो जाए, तो बेटा आपको करना क्या होगा बेटा कि थोड़ा सा स्पीडी मतलब फॉर्म में आपको रीड करना होगा, और आपको रीड करने की हैबिट डालनी होगी। इनफैक्ट आपको रोज का 1-1.5 घंटा रीड करना चाहिए टेक्स्ट बुक, वेदर इट मे बी NCERT, इट मे बी HC वर्मा, इट मे बी कोई भी बुक जो भी आपको पसंद हो, स्नेक हेलिडे, आपको रीड करनी चाहिए बुक्स। तो रीड करने से क्या होता है ना बेटा, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो जाती हैं। आपको कुछ टाइम डिवोट करना चाहिए रोज का 10-15 मिनट, जिसमें आप क्वेश्चन को रीड करें और क्वेश्चन को समझ ले, खाली क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये नहीं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, खाली क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले आप यही समझ लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप रीड करिए, ताकि आपको ना मतलब क्वेश्चन रीड करना फटाक से आ जाए। क्वेश्चन देख के जो डर लगने वाली भावना है वो खत्म हो जाए। सबसे पहली चीज़ आपके मन में ये होनी चाहिए, क्वेश्चन आप फटाक से रीड कर पाए। आपने क्वेश्चन फटाक से रीड कर ली, काम बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, बस मेरा मतलब आपको एक ही मतलब मैंने आपको आज एक गाइडेंस दे दी कि आपको रीडिंग स्किल्स अपनी इंप्रूव करनी है। और रीडिंग स्किल्स बेटा तभी इंप्रूव होंगी जब हम रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। बेटा छोटे होते हैं तो CAT कैट पढ़ते हैं, है ना, तो मतलब एक एक लेटर जोड़ के पढ़ना पड़ता है ना। बड़े हो जाते तो फिर कैट डायरेक्टली बोल देते हैं, चेकोस्लोवाकिया तक डायरेक्टली बोल देते हैं, है ना। तो लेकिन ये सब चीज़ें क्या होती है प्यारे बच्चों, टाइम टेकिंग होती है ना। इसमें हमको एफर्ट करनी पड़ती है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे ना, आप थोड़ा मतलब लगातार रोज 1-1.5 घंटा रीडिंग करते रहेंगे। आप फिजिक्स की ही रीडिंग कर रहे हैं, आप केमिस्ट्री की ही रीडिंग कर रहे हैं, है ना, आप अपनी कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं। बस मैं आपको प्यारे बच्चों ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप रीडिंग कर रहे हैं ना, एक टाइम ऐसा भी आएगा आप एक शॉर्ट में पूरा सेंटेंस भी रीड कर लेंगे। आपको एक एक करके नहीं बोलना पड़ेगा, आप फटाक से आप देखते ही मतलब फटाफट से सेंटेंसेस भी फटाफट बोलेंगे। तो बेटा अगर स्पीड रीडिंग स्किल अगर आपकी बढ़िया हो गई ना, तो आपके पेपर्स में रिजल्ट ऑटोमेटिकली बढ़िया आने लग जाएंगे। अब बेटा एक चीज़ मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, बेटा पेपर में ना मेन चीज़ जो है आपको जो ध्यान रखनी है वो ये नहीं है कि मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपको बताऊँ काफ़ी सारे बच्चों की तैयार हो जाती है, पर एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बेटा वो एक दिन का बात नहीं है, मतलब वो आपका एक दिन में तैयार नहीं होगा। एग्जाम कैसे देना है, मतलब देखो अगर एडवांस पैटर्न हो, हालांकि ये तो मेन्स पैटर्न है, एडवांस पैटर्न की बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि अभी अभी 2020 हुआ है, तो उसका रिजल्ट भी आया है, उसके बाद पहली बार मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। तो प्यारे बच्चों जो एडवांस का पेपर हुआ था उसमें ऐसा नहीं था कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, इतना ऐसा ही पेपर होना चाहिए एक्चुअली, है ना। कुछ एक जगह मैं डिससेटिस्फाइड था, रीज़न बीइंग कि कैलकुलेशंस ज़्यादा थी, इतनी कैलकुलेशंस नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशंस की टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ कैलकुलेशंस जो टेस्टिंग होनी चाहिए प्यारे बच्चों, वो टेस्टिंग होनी चाहिए कि बच्चा सोच कैसे रहा है ना। मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये सबका भी होगा, पर मेरा बस कहना ये है कि मतलब मोस्ट लाइकली अगर मैं मतलब अगर जो मेरे को जज कर रहा हूँ पेपर को, तो वो ये है कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, है ना। उसमें आसान क्वेश्चन भी थे, हाँ उसमें टफ भी थे। 2 क्वेश्चन टफ देख के या 4 क्वेश्चन टफ देख के आप ये सोच लें कि आगे का पेपर पूरा टफ है, तो ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। अपने मन में एक बात डाल लीजिए, कोई भी एडवांस का आज तक एग्जाम हो जिसको लोग बोलते हैं टफेस्ट एग्जाम, तो उसमें 30% क्वेश्चन तब भी आसान थे, है ना। पिछले 20 साल में कभी भी ऐसा पेपर नहीं आया है कि 30% क्वेश्चन भी आपको आसान ना मिले। 30% क्वेश्चन हमेशा आसान मिलते हैं। आपको 5-6 क्वेश्चन डिफिकल्ट मिल जाए तो उनको छोड़ देना होता, आगे बढ़ जाना होता है ना। तो प्यारे बच्चों आपको ना ये जरूर हैबिट डाल लेनी है, जब भी आपका एडवांस पैटर्न एग्जाम हो तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। और डर कब खत्म होगा, सबसे पहले आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को फटाफट से जो देख के थोड़ा सा एक सिचुएशन डरावनी सी दिख रही है, रीड करके वो खत्म हो गई। सिचुएशन डरावनी नहीं, सिचुएशन वही है जैसी सिचुएशन से आप डील कर चुके हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि पेपर में एडवांस में मतलब लोग बोलते हैं नए क्वेश्चन आते हैं, अरे हम तो आपको बस ये कह रहे हैं कि नए क्वेश्चन आए ना उसको छोड़ देना। आपके देखे हुए क्वेश्चंस, जो देखे हुए क्वेश्चंस होंगे, जो मतलब सिमिलर टाइप की चीजें, वेरी सिमिलर टाइप की चीजें मिनिमम 50% होती है, और 50% पेपर मोर देन इनफ है ना। और 20% पेपर ऐसा मान लीजिए स्लाइटली डिफरेंट है ना, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। 30% मान लीजिए चलिए नया भी होता है, तो 30% मत करिए, तब भी काम बन जाएगा, डिसेंट रैंक आ जाएगी। और ऐसा नहीं कि नई सिचुएशन आप कर नहीं सकते। इस बार का पेपर अगर हम मेरा जो एनालिसिस है वो एक बार देख लें, ताकि आपको ना अंदाजा लग जाएगा कि 2020 का पेपर कैसा है।
है ना, मतलब ऐसा हो सकता है अभी आपकी तैयारी नहीं थी जब आप लोगों ने पेपर, अभी आप लोगों ने भी अपीयर किया होगा, है ना, जो मेरा सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। पेपर डिफिकल्ट नहीं था प्यारे बच्चों। पेपर में आपको स्ट्रैटेजी आपकी पेपर की होनी चाहिए, पेपर कैसे सॉल्व करना है, और दूसरा बेटा आपके मन में ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस कि हाँ इसमें 30% पेपर आसान है, बहुत आसान है, जो हम ढूंढेंगे क्वेश्चन और पक्का कर डालेंगे, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं, मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने एनालिसिस दे रखा है, मैंने ग्रुप पे शेयर भी करी थी, टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों के साथ। आई होप आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, चलिए आज का पेपर स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, है ना। हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर आपके साथ मैच ना करे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्वेश्चन नंबर नहीं भी मैच करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन साथ में डिस्प्ले कर ही रहा हूं। तो आप लोग मतलब क्वेश्चन एक बार सुने और क्वेश्चन देख लें, अगर सीक्वेंस मैच ना भी करे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। A thin glass prism of refractive index 1.5 produces a deviation of 4 degree of ray at a small angle. What will be the deviation of same incident ray by the prism if it is immersed in water of refractive index 4/3? बेटा देखो, जो डेविएशन होता है वो होता है म्यू बाय म्यू एस माइनस 1 इंटू ए। म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ये सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, तो जो पहले डेविएशन आता जब वो एयर में रखा होता तो 3/2 था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 3/2 माइनस 1 इंटू ए, और जो डेविएशन आता था प्यारे बच्चों वो आता 4 डिग्री। ठीक है, अब ये हो गया हाफ, तो इधर जाएगा तो ए आ गया 8। ठीक है, ये मेरे हिसाब से आपको मालूम होगा बेटा, म्यू रिलेटिव माइनस 1 इंटू ए, है ना। और बाद में डेविएशन कितना आएगा ये पूछा है ना। अब 3/2 अपॉन 4/3 आ जाएगा माइनस 1 इंटू। मेरे हिसाब से ये बेटा सबको मालूम होता है बेटा, ये तो बहुत कॉमन सा रिजल्ट होता है जो बेटा स्कूल लेवल पे भी याद हो जाता है, म्यू रिलेटिव माइनस 1 इंटू ए। और ये क्या हो जाएगा 9/8 माइनस 1, 1/8 इंटू 8। ठीक है, जो कि क्या बन जाएगा 1 डिग्री। एंड दिस इज द आंसर, दैट इज आंसर इज ऑप्शन 1। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, यू आर प्रोवाइडेड 4 कन्वर्जिंग लेंसेज विद फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, 4 लेंसेज हैं, आपको बनाना क्या है टेलीस्कोप। आपको बनाना क्या है प्यारे बच्चों, टेलीस्कोप बनाना है। तो कौन से 4 लेंसेज में से कौन से लेंस लेने पड़ेंगे, आइए पहले एक बार फिगर ड्रॉ कर देता हूं। बेटा देखो, जो टेलीस्कोप होता है ना उसमें बेटा हम चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो काफी बड़ा होना चाहिए, है ना। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो काफी बड़ा होना चाहिए, इसका डायमीटर ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा लाइट कैप्चर करे और रिजॉल्विंग पावर भी ज्यादा हो जाती है। बेटा 1.22 लैम्डा बाई डी होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, और उसका इनवर्स होता है रिजॉल्विंग पावर डी अपॉन 1.22 लैम्डा। तो डी ज्यादा होगा तो रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी, नंबर 1। एंड नंबर 2, डी ज्यादा होगा तो ज्यादा लाइट आएगी, तो ज्यादा शार्प इमेज बनेगी, ज्यादा ब्राइट इमेज बनेगी, ज्यादा ब्राइट इमेज बनेगी। और बेटा ये जो आईपीस है ये तो हमको छोटा ही चाहिए होता, बड़ा आईपीस लेके कोई फायदा नहीं, है ना। क्योंकि बेटा इमेज, क्योंकि बेटा बहुत छोटा सा, मतलब जो चीज दिख रही है बहुत छोटी दिख रही है, ये इमेज जो बन रही है वो यहाँ पे बन रही है छोटी सी, तो जो रेज आने वाली है वो केवल इतने से पोर्शन से आने वाली है, तो इतना बड़ा आईपीस लेके कोई फायदा नहीं। तो आईपीस हमको छोटा लेना होता। और मैग्नीफाइंग पावर बेटा जो होती है ना, नॉर्मल एडजस्टमेंट होती है FO बाय FE। FO ज्यादा चाहिए होता है, FE कम चाहिए होता है, मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात FO ज्यादा चाहिए और FE कम चाहिए। तो 100 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो कौन सा लेना पड़ेगा, है ना। 100 सेंटीमीटर वाला लेना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव लेंस, और आईपीस लेना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब डायमीटर कौन सा लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव का ज्यादा चाहिए तो L2 हो गया, और आईपीस का कम चाहिए इसलिए 1 सेंटीमीटर हो गया, है ना। तो आईपीस जो होता है उनको छोटा चाहिए था, क्योंकि बड़ा अगर आईपीस लगा दिया तो बेटा मतलब बेवकूफी है, क्योंकि इमेज तो खाली इतने पोर्शन से ही बन रही, क्योंकि जो लाइट रेज आ रही है वो केवल इधर ही आ रही है, क्योंकि यहां से बेटा लाइट रेज आई वो कन्वर्ज हुई, है ना, और वो मतलब बहुत दूर जाने ही नहीं वाली है, तो इतना पोर्शन मतलब बेकार जाएगा। जो लाइट आ रही है, आप समझिए मेरी बात बहुत ध्यान से, जो लाइट आ रही है ना इस पे, ये एक्चुअली काफी बड़ा है, ये इतना छोटा नहीं जितना छोटा मैंने आपको दिखाया, ये काफी बड़ा है टेलीस्कोप, है ना। तो बेटा होता क्या है कि लाइट ना इतने पोर्शन, जैसे मान लो यहां से आ रही है तो यहाँ पे मान लो, तो इतना आपको जो ये पोर्शन है यहां तक बेटा लाइट स्ट्राइक कर सकते हैं, इसके बाद अगर आप आईपीस और बड़ा करेंगे तो क्या फायदा, कुछ भी नहीं। और एक्चुअली मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं बेटा, इतनी दूर तक जाना ही नहीं लाइट में, है ना, बहुत पास पास तक ही लाइट जाती है ना, क्योंकि काफी बड़ा होता है। मतलब अगर मैं बनाऊं फिगर, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस जिसपे लाइट इधर से आ रही, और ये मान लो ये फोकस हुई,
और यहां है आई पीस। तो बेटा अगर आपने इतना बड़ा भी आई पीस लिया तो बेटा लाइट जो है वो इतने पोर्शन पे ही आएगी, इसके बाद जितना मर्जी बड़ा लो तो आपके पैसे खराब हो रहे हैं, जितना बड़ा लेंस उतना ज्यादा पैसे भी खराब हो रहे हैं। तो बेटा आई पीस जो होता है वो छोटा चाहिए होता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दो कॉन्वेक्स लेंस है। कैसे लेंस है? दो कॉन्वेक्स लेंस है प्यारे बच्चों, है ना। एक 30 सेंटीमीटर पे, एक 20 सेंटीमीटर पे, मतलब एक 30 सेंटीमीटर पे है और दूसरा उससे 20 सेंटीमीटर पे। फिगर दिखा रखा है क्वेश्चन में, इसलिए मैं भी दिखा देता हूं। आइए देखिए, और 20 पे से है बेटा वो दूसरा लेंस, ठीक है। और कह रहे इससे जो इमेज बन रही है वो इन्फिनिटी पे बन रही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज इससे जो बन रही है इन्फिनिटी पे, मतलब ये फोकस पे होगा। तो फोकल लेंथ हो गई 30। फोकल लेंथ क्या हो गई? 30। तो इससे इमेज कितनी दूरी पे बनेगी अब ये बताना है, ठीक है भैया। तो फोकल लेंथ 30, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f लगा लीजिए, ठीक है। v क्या हो जाएगा निकालना है, u क्या हो जाएगा -50 इज इक्वल्स टू 1/f। f क्या है? 30। आई होप प्यारे बच्चों बड़े आराम से आप कर पाएंगे, v की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो क्या है 1/30 माइनस 1/50, 1/p इक्वल्स टू 1/10, 1/3 माइनस 1/5, 5 माइनस 3 2, 2/150, 2/150 दैट इज 75। काफी आसान था, कैलकुलेशंस भी आसान और बहुत ही आसान तरीके से हमने कर ली। पिछले पेपर में हालांकि मैंने न्यूटन्स फॉर्मूला से किया था, इस बार ऐसे कर ली, कोई खास दिक्कत की बात नहीं। अगर आपको न्यूटन्स फॉर्मूला से करना तो भी कर सकते हैं। इसका जो फोकस होगा वो 30 पे होगा और फोकस से कितनी दूरी हो जाएगी 20, क्योंकि 50 यहां से, तो 30 से कितनी दूरी हो जाएगी 20। तो 20 इंटू x2 बराबर f स्क्वायर। f स्क्वायर क्या है? 30 स्क्वायर। x1 x2 f स्क्वायर होता है, ये आप पढ़ चुके होंगे। x2 कितना आ गया प्यारे बच्चों? ये 900 आएगा, ठीक है, बाय 20 45। तो 45 दूसरे फोकस से दूरी होगी 45, फोकस 30 पे, तो 30 प्लस 45 क्या आएगा 75। ओह वाह, वही चीज सेम। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कह रहे भैया अगला क्वेश्चन, आइए अगले क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से देखते हैं, है ना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, a light ray is incident along a vector 2i cap plus 4j cap plus root 5k cap strikes on the xz plane from the medium 1 of refractive index root 3। ठीक है भैया, रूट 3 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आ रही है, xz प्लेन पे आके टकरा रही है ना। आप ध्यान समझिएगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, z एक्सिस बाहर को मैं बना नहीं पाऊंगा, है ना, क्योंकि बाहर को बना रहा बन नहीं रही, टेक्निकल एरर कुछ यहाँ पे। एग्जैक्ट प्लेन ये है ना, ये मजाक की बात है, आप हंस लीजिए थोड़ी देर। चलिए अब बेटा क्वेश्चन कैसे करना है। कह रहे हैं मीडियम 1 से लाइट आ रही है, रूट 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, नीचे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रूट 3 है और ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। ये कितना है बताना है, ताकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए, ताकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए, ठीक है भैया। तो नॉर्मल तो यही हो गया, ठीक है, नॉर्मल तो ये हो गया y एक्सिस। अच्छा लाइट किधर आ रही है? 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस रूट 5k कैप। तो इधर को मतलब जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो 4 है, मतलब वेलोसिटी यानी मतलब जो भी मतलब लाइट का डायरेक्शन है उधर को जो कंपोनेंट है वो 4 है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, मैं इसको x ना दिखा के, ये बाउंड्री है, ये एक्जेक्ट प्लेन है, ये एक्जेक्ट प्लेन है। अब बेटा 3D तो मैं बना नहीं सकता हूँ ना फिगर, ये एक्जेक्ट प्लेन है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वेक्टर कौन से? 2i कैप प्लस रूट 5k कैप, 2i कैप प्लस रूट 5k कैप और 4j कैप। तो 4 तो इधर हो गई और 2 और रूट 5 का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस रूट 5 स्क्वायर। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, 2i कैप और रूट 5, 2 और रूट 5 का रिजल्टेंट क्या आएगा प्यारे बच्चों? अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस रूट 5 स्क्वायर, 4 प्लस 5 9, 9 का अंडर रूट 3, तो ये 3 आएगा, ठीक है। ये लाइट आ रही है ऐसे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3 और वर्टिकल कंपोनेंट 4, दैट इज ये जो एंगल है 37 डिग्री है, tan थीटा 3/4, तो थीटा हो गया 37। अब यहां जानी चाहिए 90, बस अब आपको बताना μ2, तो μ1 sin थीटा 1 बराबर μ2 sin थीटा 2, μ1
√3, साइन 37 3/5 बराबर μ2 साइन 90 साइन 90 1, तो μ2 क्या गया 3√3/5 मक्खन। बस आपको ये सोचना था कि जे कैप बेटा, अब ये क्वेश्चन जो है अगर आपने एक्सरसाइज 2 सब्जेक्टिव वाला किया हो तो उसमें बेटा एक क्वेश्चन दे रखा है जो इसी चीज पे बेस्ड है ना। ये तो काफी मुश्किल, ये तो काफी आसान है, वो काफी मुश्किल क्वेश्चन है, हालांकि वो भी विजुअलाइजेशन पे था, इसको भी आपको विजुअलाइज करना था। जे कैप इधर को है, इधर को 4 था कंपोनेंट 2i कैप और √5 k कैप, 2 और √5 का रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा 3, तो 3 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और 4 ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो ये 3 ये 4, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 37, 3 हॉरिजॉन्टल है 4 ये है, ये 37 आ गए और जानी चाहिए 90 पे बाहर, तो μ1 sin θ1 बराबर μ2 sin θ2, स्नेल्स लॉ की माला जपेंगे, खटाक से कर डालेंगे। कैसे कर डालेंगे? खटाक से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किसकी तरफ? 5 की तरफ। एक ने पत्थर फेंका, दूसरे ने भी पत्थर फेंका, पत्थर टकराने चाहिए, पत्थर टकराने चाहिए, बड़ी अच्छी बात। आओ कितनी देर बाद टकराएंगे ये बताना। पता नहीं पत्थर क्यों फेंक रहे हैं लोग, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा प्रोबेबली, और बेटा नहीं है तो बेटा रिमाइंड करके देख लें, है ना। आज थोड़ा सा चिल्ला के नहीं बोल रहा हूँ, वो थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है ना। आइए देखिए, ये 100 है, ठीक है, और ये है 100√3, ओके। और अब प्यारे बच्चों बस मेरे को आपको ये कहना है कि यहां से हमने पत्थर फेंका है 20 से, और ये एंगल कितना हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा 100/100√3, दैट इज tan थीटा 1/√3, थीटा हो गया 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो गया। और दूसरा पत्थर जो है ये है ना, हॉरिजॉन्टली फेंका है ना। 2 small balls A and B are projected in same vertical plane simultaneously with same speed 20 meter per second at t equal to 0. Ball A has an initial horizontal velocity and B has a initial velocity at angle theta above the line joining A and B as shown. ठीक है। If the projectile collides in mid air at time t, अच्छा दूसरे को थीटा एंगल में फेंकना है, बताना है थीटा कितना हो ताकि दोनों कोलाइड करें। इसकी वेलोसिटी 20, तो इसको क्या बेटा रिलेट, इसको बेटा अगर मान लो ये आ रहा है पेन, मेरे को लग रहा है मेरी तरफ आ रहा है, तभी तो मेरे को आगे टकराएगा, है ना। अगर मेरे को लग रहा है पेन उधर जा रहा है तो मेरे को थोड़ी देर टकराएगा, तो बेटा रिलेटिव वेलोसिटी इसकी तरफ होनी चाहिए, है ना। तो अगर ये थीटा है, थीटा बताना, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इसको क्या लगेगा मैं रेस्ट में और अपनी वेलोसिटी पलट के दे देगा, इसकी थीटा ऊपर को तो थीटा नीचे को दे देगा, ये भी 20 और ये भी 20। अब रिजल्टेंट इसकी तरफ कब आएगा बेटा 20 और 20 का रिजल्टेंट इधर को आना चाहिए, जब ये दोनों एंगल बराबर हो, जब थीटा भी क्या होगा 30, जब थीटा भी क्या होगा 30, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। जब थीटा भी क्या होगा 30 तभी तो टकराएंगे, तो थीटा पता लग गया, बिल्कुल पता लग गया भैया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। रिजल्टेंट इधर, रिलेटिव वेलोसिटी इधर होगी तो भी तो टकराएंगे ना, आया। अब 20 का रिजल्टेंट क्या आएगा 20 cos 30 जुड़ जाएंगे और 20 sin 30 उड़ जाएंगे, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी ट्वाइस ऑफ 20 cos 30, है ना। ये √3/2 आएगा, 2 की झंड हो जाएगी, 20√3 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया डिस्टेंस, ओ सॉरी ये हो गया रिलेटिव स्पीड, है ना। और डिस्टेंस कितना है बीच में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम लगेगा, और डिस्टेंस कितना है 100 और 100√3 का, ये क्या आ जाएगा 200। बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 100 तो 200, बेटा ये तो मन में इतना कर लेते हो ना, 1 और √3 का 2 होता है, 100 और 100√3 का 100 × 2 दैट इज 200, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आप टाइम निकाल सकते हैं, 200/20√3 आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, काटते ठाए 10/√3, ओके, ऑप्शन 2 इज द आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन 6 देख के डरावना लग रहा है, एक स्ट्रिंग है स्प्रिंग टाइप की, उसको खींचना है, L0 उसकी नेचुरल लेंथ है, कितनी नेचुरल लेंथ है L0, बड़ी अच्छी बात है, कैसी बात है, अच्छी बात है। पहले मिटो लेते हैं, जगह बनाते हैं, है ना। आप लोग बेटा एक एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, कोशिश करी जा रही है कि मतलब मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से चीजें समझाते चले जाऊँ, फिर भी बेटा अगर दिक्कत हो रही तो 2 बार देख लीजिए, लेकिन बेटा ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपका बहुत डिटेल्ड आप लोग लेक्चर्स भी देखते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात सीरियसली कह रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कि आप लोग ये सॉल्यूशंस कैसे देखते हैं। सॉल्यूशंस बेटा बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं टेस्ट के,
टेस्ट मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हर बार अपने आप को ये समझाना होगा और तभी आप इम्प्रूव कर पाएंगे, है ना। और बेटा मतलब जैसे आप घर पे बैठ के टेस्ट दे रहे हैं तो कई बार बच्चों के बेटा मन में होता है कि मेरे पेरेंट्स देखें मेरा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो चीटिंग कर लेते हैं। चीटिंग ना करें प्यारे बच्चों, है ना। मतलब आप कोशिश करें कि बिल्कुल ईमानदारी से टेस्ट दें तो ही फायदा रहेगा। चीटिंग करके किसी से मतलब आपको कोई फायदा नहीं है ना, बस पेरेंट्स को लगेगा कि हाँ आप अच्छा कर रहे हैं, तो चीटिंग ना करिए, है ना। अपने कई सारे बच्चे हैं जो मतलब पास्ट में पढ़ाए हैं, तो मतलब कुछ बच्चों को रहता है कि पेरेंट्स को दिखाने के लिए थोड़ा सा चीट कर लेते हैं, ऐसा ना करें, है ना। चलिए तो फिर यहाँ पे ब्लॉक है, ये स्प्रिंग टाइप का है मतलब, है ना। और कह रहे हैं यहाँ से हम हाथ से पकड़ के खींच रहे हैं। L0 इसकी नेचुरल लेंथ अभी बिल्कुल रिलैक्स्ड है। जो पॉइंट है 0.8 L0 ऊपर, ये पता कब उठता है, जब ये जो पॉइंट है P, यहाँ पे हाथ है हैंड, तो इसको जब खींचना चालू किया तो कब उठ रहा है, कह रहे तब उठ रहा है जब ये 0.2 L0 ऊपर आ रहा है। नहीं है समझ बता, कह रहे जब ये 0.2 L0 ऊपर उठता है, ये P 0.2 L0 ऊपर आता है, तब ये ब्लॉक उठने की कंडीशन में आता है ना। तो बेटा 0.8 L0 में 0.2 L0 का इलोंगेशन है, तो L0 में कितने का इलोंगेशन आएगा, 0.8 को नीचे लेंगे बेटा 0.8 L0, ये जो है ये कह रहे हैं जब 0.2 L0 ऊपर आता है तो ये उठ जाता है। 0.8 L0 में 0.2 L0 का इलोंगेशन, तो L0 में कितने का इलोंगेशन आएगा, L0/4, करेक्ट है। तो मतलब टोटल जो इलोंगेशन है L0 लेंथ में वो कितने का, L0/4 का। तो कह रहे बताओ वर्क डन क्या हो। बेटा वर्क डन, हमने स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आ गई, बेसिकली स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आ गई ½ kx²। kx होती है टेंशन इंटू x हो गया इलोंगेशन, इलोंगेशन के L0/4 और उठने की कंडीशन आ गई तो टेंशन क्या हुई होगी, mg के बराबर, खत्म। तो kx हो गया mg L0/4 और ये हाफ तो था ही, तो 2 4 8 होता है, 2 का टेबल तो आता ही हो, तो mg L0/8, बिल्कुल मक्खन क्वेश्चन। इससे आसान क्वेश्चन ढूंढे ढूंढाए भी ना मिलेंगे, है ना। मिल जाए तो अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, और देखते हैं। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन आ गया, अच्छा बीच बीच में आएंगे तो चलेंगे। इंटीजर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। ax ग्राफ दे रखा है, ax ग्राफ दे रखा है, आपसे पूछिए स्पीड बताना है 6, मैक्सिमम स्पीड कितनी आएगी, ठीक है। आइए पहले ax ग्राफ देख लेते हैं, पहले इसको चमका लेते हैं बोर्ड को। देखिए बहुत शानदार तरीके से रिंच सफेदी दिखाते हुए प्रदीप सर आपको बहुत ही शानदार तरीके से मिटोते जा रहे हैं। ये देखिए मिटता जा रहा है बोर्ड, और ये पूरा मिट चुका है, साफ हो चुका है। तो आइए बच्चों देखते हैं ax ग्राफ। देखिए ये रहा बहुत शानदार ax ग्राफ, बहुत ही खूबसूरत, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो बेटा जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तब तक वेलोसिटी बढ़ेगी, जब नेगेटिव होगी तो वेलोसिटी घटने लग जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम कहां पे होगी, ये 6। अब बेटा ये भी 6 दे रखा है। ax ग्राफ के नीचे का एरिया क्या था, एरिया अंडर ax ग्राफ इज v² - u²/2, एरिया अंडर ax ग्राफ इज v² - u²/2। हाँ की ना बेटा, एरिया अंडर ax ग्राफ क्या होता है, v² - u²/2। किसी ने कहा क्यों, कैसे मान ले भैया तुम्हारी ये बात, मैंने कहा बताते हैं। हमने क्या कहा, बताते। देखो है कि ये बहुत शानदार सा ax ग्राफ, दिख रहा है कितना खूबसूरत। तो बेटा ये छोटा सा जो एरिया है a × dx, ये छोटा सा एरिया है, a dx क्या बता रहा है, a लिखना भाई, v लिख रहा है, क्या बात भाई, a dx ये छोटा सा एरिया है, इसका समेशन करूंगा तो टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। a क्या होता है, dv/dt, तो जैसे लिखा dv/dt, है ना। तो अचानक से क्या हुआ, जैसे हमने a ने रूप बदला तो dx/dt ने भी रूप बदल लिया, और क्या बन गया, v। क्या बन जाएगा, v। तो ये बन क्या जाएगा, v dv। सही है, हाँ भैया हम लिख रहे हैं तो सही होगा। u से v हो रही है वेलोसिटी, तो बेटा इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, v² - u²/2। अच्छा ये तो सोच लेंगे ना, v dv का इंटीग्रेशन v²/2, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v² - u²/2 आया, बिल्कुल आया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, v² - u²/2। अच्छा अब यहां पे ये कह रहा है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 6 × 6 इज इक्वल्स टू v² - u²। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 2 बढ़ गया, v² 6², v कितना आ गया, 6। वाओ शानदार तरीके से क्वेश्चन कर चुके हैं भैया, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन, a body of mass 2 kg is moved from
ए टू बी बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। बेटा देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। एक्सटर्नल एजेंट क्या करता है, आता है तो एक्सटर्नल एजेंट बेटा टोटल एनर्जी बढ़ाता है। एक्सटर्नल एजेंट क्या बढ़ाता है, टोटल एनर्जी, ठीक है। एक्सटर्नल एजेंट बेटा बढ़ाता है टोटल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी, जो एक्सटर्नल एजेंट है। देखो है क्या बेटा, इंटरनल फोर्सेस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, है ना, सुरेंद्र सर ने। एक था कंजर्वेटिव, दूसरा था नॉन कंजर्वेटिव। जब खाली कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, है ना, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या होता है बेटा, जब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करे जब ये नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, है ना। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये हम पढ़ चुके थे, ठीक है। होता क्या है बताता हूं मैं आपको। इंटरनल फोर्सेस को क्लासिफाई किया था हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में, ठीक है। तो जब इंटरनल फोर्सेस बेटा, अगर मान लो हम रूम में बैठे हो और यही हमारी दुनिया है ना, और मतलब एक आदमी है जिसने मतलब 3 ही लोग हैं कमरे में, एक के पास खाने पीने का सामान है, एक के पास नहाने धोने का सामान है, एक के पास बाकी सब मतलब दवाई वगैरह वगैरह, है ना, जो बाकी सब चीजें आती हैं, कपड़े शपड़े, है ना। तो एक के पास खाने पीने का, एक के पास नहाने धोने का, एक के पास बाकी सब, एक के पास क्या है, बाकी सब। तो बेटा जब होगा क्या, जब किसी को खाना खाना होगा तो इसको पैसे देंगे, खाना पीना ले लेंगे। जब किसी को नहाना वहाना होगा, है ना, जो कि शायद आप नहीं नहाते होंगे, है ना, अगर नहाते तो बड़ी अच्छी बात, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। तो नहाना होगा तो उसको पैसे देंगे, उससे नहाने धोने का सामान ले लेंगे। और एक के पास क्या, बाकी सब, है ना। बीमार पड़ गए, दवाई खानी तो भैया चलेगा भाई दवाई दो, है ना। कपड़े फट गए, कपड़े ले लें, पैसे दिए था कपड़े ले लिए। लेकिन टोटल पैसे इन तीनों के पास मिला के क्या है, कॉन्स्टेंट। अब मान लो इस दुनिया में आया एक एलियन, है ना। अब जब वो पैसे देगा, अब वो आया, है ना, बेचारा थका भी है, उसको नहाना और गंदा भी हो पड़ा, नहाना धोना भी है, खाना भी खाना है ना, दवाई ववाई भी लेनी भैया, दूसरी जगह बीमार भी पड़ सकते हैं भैया, है ना, कोरोना हो सकता है भैया, कोविड चल रहा है अभी तो, है ना, वहाँ तो होगा नहीं भाई, पता नहीं कहाँ से आ रहा है ना, तो धरती पे फैला वो बाहर से आया भैया, उसको हो गया कोरोना, उसको दवाई भी लेनी है दुष्ट को। तो अब वो क्या करेगा, इसको भी पैसे देगा, उसको भी देगा, उसको, अब दुनिया के पास पैसे बढ़ जाएंगे। तो एक्सटर्नल एजेंट आएगा ना तो टोटल एनर्जी बढ़ जाएगी, नहीं है, एक्सटर्नल एजेंट आएगा टोटल एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। और जब एक्सटर्नल नहीं होगा तो बेटा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में खाली कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मान लो स्प्रिंग मास सिस्टम है, खींचा और छोड़ दिया, खींच के मैंने छोड़ दी, तो अब वो ऑसिलेट कर रहा है, कभी खाली पोटेंशियल एनर्जी, कभी काइनेटिक हो गई, कभी मिक्सचर हो गई, कभी फिर रुक गया, खाली फिर से पोटेंशियल हो गई, तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो गई, एक दूसरे में कन्वर्ट हो गई। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है अगर खाली कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं तो, ठीक है। जब नॉन कंजर्वेटिव भी आ जाते हैं, मान लो फ्रिक्शन भी आ गया, तो घिस घिस के रुक जाएगा, तो क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी कम हो रही है पर थर्मल एनर्जी बढ़ रही है, टोटल एनर्जी अभी भी कांस्टेंट है। पर एक्सटर्नल एजेंट आएगा तो क्या होगा, टोटल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है चेंज इन टोटल एनर्जी, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। और जब तक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होंगे तो थर्मल एनर्जी ने चेंज आना नहीं। यहां पे क्या, बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज मूव फ्रॉम ए टू बी बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है मतलब नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, तो कोई थर्मल एनर्जी जनरेट नहीं होगी। कह रहे एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया -10, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ, वेलोसिटी 5 से 3 हो गई। अच्छा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो गया, -10 इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, एक चीज, प्लस चेंज इन टोटल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन थर्मल एनर्जी। ये तो जीरो है, क्यों, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है तो थर्मल एनर्जी जनरेट नहीं होगी। नॉन कंजर्वेटिव होता है तो बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं तो थर्मल एनर्जी जनरेट होती है। स्प्रिंग को खींचो और छोड़ दो तो कोई थर्मल एनर्जी जनरेट नहीं हो रही है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 कट गए, 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, क्या हो गया 16 माइनस 9, ओ सॉरी 25 माइनस 9, 6 माइनस 16, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा +16, 16 माइनस 10 क्या आ जाएगा 6, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया 6। अरे वाह 6 बहुत हो गया, आंसर आ रहा है। चलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं आगे। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन है, आइए, है ना, ये आपको दिख तो रही होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चन, जगह हटाए थे ताकि आपको अच्छे से दिखे, है ना। ये फ्लक्स निकालना भैया शेडेड एरिया से, दिख गया, निकालो फिर फ्लक्स फटाक से। आइए मैं भी बना ही देता हूँ क्वेश्चन, तो वैसे यार आप देख ही रहोगे ना। आइए, तो ई दे रखा है E0 1 + z/a आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 1 + z/a
आई कैप प्लस ई नॉट 1 माइनस जेड बाई ए जे कैप। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, खूबसूरत। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये क्या है, एक्स एक्सिस इधर को है, बहुत बढ़िया, वाई एक्सिस इधर को है, बहुत ही शानदार, और जेड ऊपर को है। ये तो बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत। ठीक है भैया, क्यूब है, क्या है, क्यूब। अ क्यूब इंडीड इज अ क्यूब इंडीड, आई हैव मेनी क्यूब्स। ठीक है भैया, अब बनाओ भाई, बनाओ बनाओ, क्यूब तो बनाओ जल्दी से। बनता जा रहा है क्यूब, बिल्कुल बनता जा रहा है सर। ए बन गया क्यूब, ठीक है। ये भी बनाओ, और ये, ठीक है, और ये, ठीक है भैया, बन गया क्यूब। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें शेडेड एरिया से बेटा फ्लक्स बताना। इससे एरिया वेक्टर किधर को आ रहा है, आई कैप, तो क्या इसके कारण फ्लक्स आएगा, नहीं, क्योंकि तो जे कैप में फील्ड है। ई डॉट ए में ई कौन सा वाला लेना होता है, जो एरिया के परपेंडिकुलर होती है। अब देखो बेटा, ध्यान सुनो, ई डीएस का जब इंटीग्रेशन करना हो, ये जो छोटी सी स्ट्रिप लेनी हो, क्योंकि अलग अलग जेड पे अलग अलग है फील्ड, तो ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन करना है। ई डीएस का जब इंटीग्रेशन करेंगे, डीएस क्या आएगा, छोटा सा एरिया क्या आएगा, ये है 1 और ये है डीएक्स, या डीजेड कह लीजिए, ये 1 है, ये डीजेड है, तो ई डीजेड का इंटीग्रेशन करना है। और ई क्या है, ई नॉट 1 प्लस जेड बाई इंटू डीजेड का इंटीग्रेशन करना है। अगर आपका मन करे तो कर लो, हम तो नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके का, ई वर्सेस जेड का ग्राफ ऐसा है। अब ई डीजेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई जेड के नीचे का एरिया, ठीक है। अब ये ट्रेपीजियम का एरिया निकालो, ये एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, और फिर एरिया निकालो। एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की लेनी पड़ेगी, हाफ वाले की, हाफ वाले पॉइंट की। कहां की लेनी पड़ेगी, हाफ वाले पॉइंट की। तो z इक्वल्स टू हाफ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, ई नॉट 1 प्लस हाफ बाई ए 1 है, अच्छा ई नॉट भी तो दे रखा है 0.2, तो 0.2 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा, 3/2। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया क्या 1 × 1, खत्म। 0.3 इज द आंसर, 0.3 इज द आंसर। ठीक, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अच्छा, इन्होंने 0.3 नहीं दिए, 3/10 है। पॉइंट हटाते तो नीचे जीरो लगाते हैं, मालूम है, बिल्कुल मालूम है भैया, क्यों नहीं मालूम होगा। आइए अगला क्वेश्चन, ये देखिए बेटा, बैक टू बैक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 क्वेश्चन और आ गए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आइए करते हैं। रॉड है, रॉड क्या है, रॉड। रॉड इन नीड इज अ रॉड इन नीड, आई हैव मेनी रॉड्स, ओके। बहुत शानदार, बहुत शानदार, मिटोते चले जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब ये क्यू चार्ज है, एल लेंथ की रॉड है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यू चार्ज है, एल लेंथ की रॉड है, बहुत शानदार, मजा आ गया भाई। और एल डिस्टेंस पे यहाँ पे पड़ा हुआ है एक और चार्ज, चार्ज रखा हुआ है, नहीं फील्ड बतानी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट हो, यहाँ पे फील्ड कितनी है, ये भी इंटीजर टाइप है, कह रहे के क्यू बाय एन एल स्क्वायर। एन कितना है, एन तो 2 ही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरे को आंसर पता है, ठीक है। आपको नहीं पता, आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। x पे छोटा सा dx ले लेंगे, x पे छोटा सा dx ले लेंगे। अब dx में चार्ज कितना हो, q बाई एल dx, l लेंथ पे q है तो 1 पे q बाई एल dx पे q बाई एल dx k। अब ये चार्ज, इसकी फील्ड क्या है, k q बाई एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। बस ये छोटे से dx के कारण फील्ड है। अब इंटीग्रेट कर देंगे, ऐसे dx कहां से कहां लेने पड़ेंगे, l से लेके 2l तक, खत्म। क्या आ गया, के क्यू बाई एल, ये तो आई गया, के क्यू बाई एल तो आ गया, इसको बाहर निकालो। dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था, -1 बाई एक्स, एल से 2l, माइनस हटाओ, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर दो, 1 बाई एल माइनस 1 बाई 2l क्या है, 1 बाई 2l, के क्यू बाई एल 1 बाई 2l आया, के क्यू बाई 2l स्क्वायर। अच्छा, इसलिए कहते हैं प्रदीप सर 2 आएगा, ठीक है, आया आया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का है, कंडक्टर्स का, है ना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखिए, ऐसा नहीं कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंडक्टर्स ही होता है। ये बहुत ही शानदार स्फीयर, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। ये
इसके अंदर एक कैविटी है ना, इसका रेडियस आर है, बहुत ही शानदार। इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक चार्ज पड़ा है Q2 और Q1 एक चार्ज पड़ा है यहां पे, और इससे जो डिस्टेंस है वो है 3r/4। अब बताना है बेटा ये न्यूट्रल था कंडक्टर, तो अगर इस पे Q1 है तो यहां पे क्या इंड्यूस हो जाएगा, -Q1 है ना, पास में ज्यादा आएगा, दूर थोड़ा कम है। तो ये Q1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, -Q1। मालूम है ना कैविटी के सरफेस पे जितना अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव आ जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है बेटा, कोई भी कंडक्टर उसके अंदर कैविटी हो, ये Q1 है, तो अगर यहाँ गॉसियन सरफेस लोगे तो E.ds का समेशन क्या आ जाएगा बेटा, 0। दैट इज यहाँ पे बेटा चार्ज क्या आ जाएगा, -Q1। तो E.ds का समेशन 0 है क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर फील्ड 0, तो E.ds का समेशन आ जाएगा 0, वो होता है चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Qin 0 आ जाएगा, Qin 0 होता है ये Q1 तो ये -Q1, फिर यहाँ पे +Q1, ठीक है। और बेटा अंदर वाले चार्ज के कारण और अंदर वाले इंड्यूस्ड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कैविटी टिल इंफिनिटी क्या होती है, 0। बेटा मेरे को लगता है ये बात मालूम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनसाइड कैविटी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी इज 0 आउटसाइड कैविटी टिल इंफिनिटी। मतलब इन दोनों के कारण मिला के कैविटी के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कैविटी के बाहर इंफिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के कारण मिला के 0 होती है। इसका मतलब जितनी इसकी फील्ड होगी उतनी ही इसकी फील्ड होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, है ना। ऐसा क्यों होता है, एक बार हल्का सा कंडक्टर से रिवाइज करेंगे, पक्का पता लग जाएगा। और अगर ना पता लगे तो कमेंट्स में डालें, मैं अगला जो मेरी वीडियो आएगी उसमें उसको फिर अच्छे से डाल दूंगा। वैसे मतलब हल्का सा बताऊं तो इन्फिनिटी तक मान लो कंडक्टर ही कंडक्टर है, ठीक है, एक बहुत बड़ा कंडक्टर जिसमें खाली ही कैविटी, इन्फिनिटी का कंडक्टर ही कंडक्टर है। अब उसके अंदर दी Q1 चार्ज, तो ये पूरा दूर दूर तक कंडक्टर ही कंडक्टर है इन्फिनिटी तक, तो इसमें -Q1 तो आ ही जाएगा, और मान लो उस पर टोटल चार्ज -Q1 ही। अब बेटा जब तक हल्की सी भी फील्ड होगी तो बेटा इलेक्ट्रॉन बेटा भाग भाग के आएंगे, जब तक हल्का सा भी फोर्स हो, कंडक्टर्स का मतलब ये हल्का सा भी फोर्स हो तो इलेक्ट्रॉन भाग के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, हल्का सा भी फोर्स होगा दे ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, वो मूव करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये पूरा न्यूट्रल है और फील्ड हर जगह 0। अब मैंने कंडक्टर को काट काट के दूसरी दुनिया में फेंक दिया और इतना सा कंडक्टर बचा। पर बेटा जब ये न्यूट्रल पोर्शन को मैंने रिमूव किया जब मैंने न्यूट्रल पोर्शन को रिमूव किया जिसका इससे कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, तो क्या ये मूव करेगा ना। अभी मुंबई में एक्सीडेंट हुआ, 4 लोग मर गए, हमें कोई दुख नहीं हो रहा, है ना। हमारे घर वाले को किसी को चोट लग जाती फिर हमको दुख होता, हम परेशान होते, चलो हॉस्पिटल लेके भागो। लेकिन वहां पर मुंबई में 4 लोग मर गए, किसी को कोई परेशानी नहीं है अभी, है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि अपना कनेक्शन नहीं। बेटा ये न्यूट्रल पोर्शन का, इससे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं, हटा के फेंक दी। अब अभी भी बेटा अगर चार्ज वहीं का वहीं है, चार्ज हिला नहीं क्योंकि इसका कोई अट्रैक्शन नहीं था, तो फील्ड भी वही की वही होगी, फील्ड वही 0 की 0। तो चार्ज अंदर वाले चार्ज के कारण और सरफेस पे इंड्यूस चार्ज के कारण फील्ड क्या होती है, आउटसाइड कैविटी टिल इंफिनिटी 0। तो जितना इसके कारण इस कह रहे कैविटी के सरफेस पे जो चार्ज है उसके कारण फोर्स क्या है बेटा, इन दोनों के कारण फोर्स बराबर आएगा क्योंकि फील्ड बराबर आती है ना, बस डायरेक्शन अपोजिट हो। तो इसके कारण जो फोर्स आएगा जितना इधर को उतना इसके कारण इधर को आ जाएगा, और इसके कारण कितना आएगा, K(Q1Q2)/3r/4 का स्क्वायर आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ये रिपेल करेगा उतना ही अट्रैक्ट करेगा। ये कहेगा चल हट, ये कहेगा आ जा, जितनी जोर से कहेगा चल हट, वो कहेगा आ जा, वो हल्के से कहेगा चल हट, वो हल्के से कहेगा आ जा। मतलब फोर्स जो होगा वो इक्वल होगा, जितना ये लगाएगा उतना ही वो लगाएगा, है ना, ऑपोजिट होगा, और तभी नेट फोर्स इन दोनों के कारण मिला के 0 होगा, है ना, क्योंकि फील्ड भी इन दोनों के कारण मिला के क्या होती है, 0। फील्ड भी इन दोनों के कारण मिला के क्या होती है, 0। आया, बिल्कुल आया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। यहां पर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। आइए देखिए प्यारे बच्चों, फिर से पहले बोर्ड चमकाएंगे, है ना, बिकॉज बोर्ड चमकाना इन नीड इज अ बोर्ड चमकाना इन नीड। ये देखिए बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। तो बेटा ये 53 पे था, 37 डिग्री एंगल ये,
ये 37 डिग्री, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा, वो यहाँ पे आता है और यहाँ से ब्रर करके टाप देता है, ठीक है। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा, ठीक है भैया बताते हैं। पहले तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे वेलोसिटी होगी मान लो u, कितनी होगी u, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u से फेंकते हैं पत्थर को, ठीक है। तो बेटा ये हो गया r cos 53 दैट इज 3r/5, ये हो गया r cos 37, अरे भैया ये r है ना, तो ये r cos 37, ये r cos 53, ये 4r/5, ये 3r/5, तो ये कितना हो जाएगा r/5। ओके, ग्रेविटी ने वर्क किया mgr/5 बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mu² माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 थी। यहाँ से u क्या आ जाएगा √2gr/5, ठीक है भैया। अब ये 37 तो ये 53, ये 90 तो फिर ये 37। अब बेटा जब ये यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी क्या होगी u cos 37, क्या होगी u cos 37, और एक्सेलरेशन क्या होगा g, ये क्या है रेडियल एक्सेलरेशन, और रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है v²/r, ऐसे निकालते हैं ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियल एक्सेलरेशन होता है v²/r, वेयर r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियल एक्सेलरेशन है g, u cos 37 का स्क्वायर u² cos² 37 बाय r। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर को स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि r तो इसका रेडियस कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट पे ट्रैजेक्टरी है, ठीक है भैया। r निकालिए, कितना आ गया u² cos² 37, u² कितना आ जाएगा 2gr/5, cos² 37, cos 37 4/5, तो ये जाएगा 16/25, ठीक है भैया, cos² 37 बाय r, r की छुट्टी हुई, वेरी गुड। और ये क्या गया 32, ओ r निकालना था ना, बाय g तो रहेगी, तो g भी आना था यहाँ पे बेटा, रेडियस कर्वेचर है ना, यहाँ पर v² बाय g, तो v तो लिख दिया, v² तो गया u² cos² 37, r निकालना था बाय g, ये r को इधर ले g को नीचे, तो g को काट दिया, वेरी गुड। तो कितना आ जाएगा बेटा, g को काट दिया 32/125, 32/125, बहुत शानदार तरीके से आंसर निकाल लिया है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा होता क्या, जो भी फोर्स बेटा रेडियल डायरेक्शन में होता है, जो भी एक्सेलरेशन रेडियल डायरेक्शन होता है, रेडियल एक्सेलरेशन होता है v²/r, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिस्पांसिबल फॉर चेंजिंग द स्पीड, रेडियल एक्सेलरेशन इज रिस्पांसिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन। रेडियल एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो बेटा क्या होगा, अगर ज्यादा जोर से कोई खींचेगा तो जल्दी मुड़ जाएगा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, पत्थर को फेंका कितनी जल्दी टर्न होगा, वहां पर ग्रेविटी कितनी ज्यादा है, मान लो कोई दूसरा प्लैनेट है जहां पे ग्रेविटी ज्यादा, जल्दी मुड़ जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम आएगा। आप सोच भी सकते हैं g = v² ओवर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है v² ओवर g। अब सोचो g ज्यादा होगा अगर, तो बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर कम, फील भी आ रही, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो जल्दी नहीं मुड़ेगा, और ज्यादा होगी तो और कम मुड़ेगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा जब वेलोसिटी ज्यादा होगी। फील आ रही है, बिल्कुल आ रही है भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर से बता दें, पहले मिटो देता, फिर से रिवाइंड करके देख लेना सॉल्यूशन। ये पत्थर फेंका, हल्के फेंकूंगा तो ऐसे गिरेगा, और हल्के फेंकूंगा तो ऐसे गिरेगा, तेज फेंकूंगा तो ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे और ज्यादा है, यहाँ पे और ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर आया क्या, v² ओवर रेडियल एक्सेलरेशन, जो कि यहाँ पे g था। g ज्यादा हो तो समझ में आ गया कम होना चाहिए, और v ज्यादा हो तो ज्यादा होना चाहिए। लग भी रहा है और दिख भी रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम पिछले पेपर में भी कर चुके हैं। इस ब्लॉक की क्यू की वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। ये जो पुली है P, ये नीचे जा रही है 15 मीटर पर सेकंड से, और ये जो एंगल है ये 37 है, ये दोनों एंगल 37 है। तो प्यारे बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा 53। इसका मतलब जो वेलोसिटी है v, इधर को जो कंपोनेंट आएगा v cos 53, जिससे यानी लेंथ बढ़ेगी। बेटा जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है उससे ना तो डिस्टेंस बढ़ता है ना घटता है,
अगर ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है इस ऑब्जेक्ट की तो ये लगातार डिस्टेंस r ही रहेगा, है ना। तो इसकी वजह से डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ जो लेंथ बढ़ने वाली थ्रेड थी वो इसकी वजह से बढ़ने वाली है 15 cos 53। और यानी लेंथ किसकी वजह से बढ़ेगी? यहाँ पर दो कंपोनेंट लेंगे, एक इसके अलोंग और एक इससे परपेंडिकुलर। इसकी वजह से नहीं बढ़ेगी यहाँ पे इसकी वजह से बढ़ जाएगी। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूँ। सिमेट्रिक सिचुएशन है, ध्यान से समझिए। ये 15 है, ये 53, तो ये भी 53, इधर को हो गया 15 cos 53, 15 cos 53, 15 इंटू 3/5, ये आ गया 9। तो 9 से इधर थ्रेड बढ़ेगा, और अगर ये वाला थ्रेड 9 से बढ़ रहा है तो ये भी 9 से बढ़ेगा, तो ये 18 से कम होना चाहिए। तो इसकी वेलोसिटी होगी 18 ऊपर, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ थ्रेड तो कांस्टेंट होगी। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, ठीक है। एक धागे का साइड भूल जाइए, खाली एक ही साइड देखिए पहले, क्योंकि है सिमेट्रिक सिचुएशन। जितनी ये धागे की लेंथ है उतनी ये, जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा। तो आप ऐसे देखिए 15 है, ठीक है। 15 cos 53 इधर को कंपोनेंट आएगा, जिसके कारण ये वाली लेंथ बढ़ेगी, और जितनी इधर वाली बढ़ेगी उतनी ये वाली लेंथ भी बढ़ेगी। तो 15 cos 53 का डबल, ये टोटल इधर लेंथ में इंक्रीज आएगा, दैट इज 30 cos 53, cos 53 3/5, 5 6 6 3 18। तो इधर टोटल 18 लेंथ बढ़ रही है, तो इधर 18 कम होनी चाहिए, तो 18 से ऊपर जाएगा। आया, बिल्कुल आया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऐसी चीज हम कर चुके थे। हाँ, डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन मेंस में एक्चुअली में आने वाला नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी आसान क्वेश्चन है ये भी। एक लिफ्ट है ना, और उस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। आइए पहले इसको रब कर लेते हैं, फिर बताते हैं क्वेश्चन। ये एक लिफ्ट है। अब इसका एक्सेलरेशन जो है वो g है। इसका मतलब ये भी g से नीचे गिरेगा और ये भी g से, तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन तो 0 होंगे। अगर ये हल्के जाना चाह रहा था ये तेज, तो बेटा स्टिक करके रहता। तो इसका मतलब क्या? अब जब हमने इस पे mg फोर्स लगाया है इस पे इधर, तो नॉर्मल तो है नहीं, फ्रिक्शन तो 0 हो गया फिर, है ना। फ्रिक्शन 0, तो इधर को एक्सेलरेशन तो g था ही, इधर को हमने mg फोर्स लगाया तो इधर को भी एक्सेलरेशन क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन से इधर को भी g आ जाएगा। तो टोटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, g इधर और g नीचे। g नीचे तो था ही क्योंकि गिर रही है g से, और इधर को mg लगाया तो उससे भी g इधर को आ जाएगा। तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g√2। अब उन्होंने क्या रखा भैया, g√n है, तो n क्या होगा भैया? अब ये तो बहुत ही आसान है, n क्या हो जाएगा 2। n क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक वायर फ्रेम है, पैराबोलिक वायर फ्रेम है, y = 5x², और उस पे एक पार्टिकल रेस्ट पे है, ठीक है। स्मूथ वायर फ्रेम है, उस पे एक बीड है जो कि रेस्ट पे है, वो ओमेगा से घूम रही है। आई सिचुएशन बता देता हूं। ये घूम रही है ओमेगा से, यहां एक इस पे बीड है जिस पे स्लाइड करके स्मूथ है। तो बेटा एक तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगा वायर के फ्रेम में देखेंगे तो m²x, अगर x उसका रेडियस है तो। और सपोज कर लो ये जो एंगल है ये थीटा है, टेंजेंट का एंगल mg, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब ना ये इधर जा रहा है ना ये इधर जा रहा है, तो बेटा जितना इधर को फोर्स आएगा m²x cos थीटा, उतना इधर को आएगा mg sin थीटा। थीटा 90 माइनस थीटा फिर थीटा, तो mg cos थीटा mg sin थीटा। तो जितना इधर को आएगा mg sin थीटा, उतना ही m²x cos थीटा उधर आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, m गया tan थीटा विल बी ω²x/g। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब tan थीटा क्या होता है, dy/dx, y क्या दे रखा है 5x², तो dy/dx क्या जाएगा 10x। tan थीटा या dy/dx हो जाएगा 10x। ओह आई एम सॉरी, तो d ये हो जाएगा 10x, x को काट दीजिए, g 10 है तो ω² आ जाएगा 10², तो ओमेगा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 10। ω² आ जाएगा 10², तो ओमेगा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 10।
ठीक है, एंड दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन एक और फिर से सामने। v इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस स्मॉल टी बाय कैपिटल टी है। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, v नॉट 1 प्लस स्मॉल टी बाय कैपिटल टी। एक सेकेंड बताता हूं मैं आपको। v इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस स्मॉल टी बाय कैपिटल टी, ये गिवन है, ठीक है। हमसे पावर डिलीवर्ड पूछी है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये है, पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल एट टाइम t/2, ठीक है। एट t इक्वल टू t/2 पे पावर डिलीवर्ड। पावर बेटा क्या होती है? पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, है ना। रेक्टिलिनियर तो f डॉट v होती तो f v cos 0 हो गई, ये पावर हो गई। f क्या होगा? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी। मास एक्सेलरेशन होता है dv/dt, dv/dt क्या हो जाएगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो v नॉट बाय कैपिटल टी हो जाएगा एक्सेलरेशन, dv/dt करेंगे तो बेटा v नॉट बाय टी आ जाएगा इनटू v, और v क्या है? v नॉट 1 प्लस स्मॉल टी बाय कैपिटल टी। अब बेटा t इक्वल टू t/2 पे निकालना है, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? t/2 पुट करूंगा तो t कटेगा, हाफ आएगा, हाफ प्लस 1 3/2, तो 3/2 mv नॉट स्क्वायर बाय t, दैट इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट बेटा, 4 पार्टिकल्स है ना, एक दूसरे के ग्रेविटेशन और अट्रैक्शन में घूम रहे हैं। स्पीड बतानी किसी एक पार्टिकल की, मतलब ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी बेटे? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। ये इस पार्टिकल पे फोर्स एक ये लगा रहा होगा, एक ये लगा रहा होगा, और एक ये नीचे वाला भी लगा रहा होगा, और जो टोटल फोर्स आएगा वो mv स्क्वायर हो रहा है। ये r रेडियस है तो ये 2r हो गया, तो ये फोर्स क्या है? gm स्क्वायर बाय 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर, और ये क्या है? gm स्क्वायर बाय r रूट 2 स्क्वायर 2r स्क्वायर। सेम ये आएगा gm स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर। I'm sorry, दैट इज ये दोनों बराबर है, ये और ये फोर्स, और परपेंडिकुलर, तो f का क्या होता है? f रूट 2, तो टोटल फोर्स सेंटर की तरफ को क्या हो जाएगा? gm स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर रूट 2 प्लस gm स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर। टोटल फोर्स सेंटर की तरफ को gm स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर रूट 2 प्लस gm स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। करेक्ट है? यहां से हम को उड़ाइए, खट खट एंड खट, r को उड़ाइए, खट खट एंड खट, v निकाल लीजिए। तो v कितना आ गया? किस फॉर्म में आंसर चाहते हैं बेटा? जिस भी फॉर्म में चाहते हैं आप आंसर निकाल सकते हैं। नीचे 4 चाहते हैं तो ये बन गया अंडर रूट g m 2 रूट 2 प्लस 1 बाय 4, g m बाय r 1 प्लस 2 रूट 2 बाय 4, दैट इज ऑप्शन 1 करेक्ट है। अगला बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज इनकरेक्ट? डायमेंशनल फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। बेटा देखो, मैं आपको बस इतना कह रहा हूं, आइए देखिए ध्यान से। हालांकि डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के बेटा कोई फायदा नहीं है, आप 12th पास आउट बच्चे जो मेरा सॉल्यूशन देख रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है किसका? पहले एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा इनकरेक्ट है बता? एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको q से मल्टीप्लाई करिए, q से डिवाइड करिए। q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है फ्लक्स, फ्लक्स होता है E इंटू a, ठीक है। ये ऊपर भी E था, वो कट गया, तो q बाय a, q हो गया at, एरिया होता है L स्क्वायर, तो हो जाएगा L माइनस 2 at। ये तो करेक्ट दे रखा है इसमें ऑप्शन में, m0 है, यही दे रखा है। नेक्स्ट, विस्कस फोर्स, फोर्स तो कोई भी हो तो mlt माइनस 2 ही होगा, तो विस्कस फोर्स इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो mlt माइनस 2 ही होगा। अगला पूछा कैपेसिटेंस। बेटा जब भी कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस किसी का भी निकालना हो तो एनर्जी से निकालो हमेशा। कैपेसिटेंस हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, ये होता है कैपेसिटेंस, है ना, और एनर्जी होती है ml2t माइनस 2, डायरेक्टली लिख दीजिए। अब सी का निकालना है तो बेटा ये क्या है? at, it होता है करंट, चार्ज होता है it, तो a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन m l2t माइनस 2, क्या बन जाएगा? m माइनस 1 l माइनस 2 t4 a2, ये भी सही दे रखा है।
ठीक है। जो गलत है बेटा वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी के लिए बेटा आपको रेजिस्टिविटी चाहिए, रेजिस्टिविटी रो एल बाई ए होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का चाहिए। तो रेजिस्टेंस का कहां से निकालेंगे? रेजिस्टेंस का निकालने का तरीका आई स्क्वायर आर होती है पावर, हमेशा एनर्जी वाले से निकालेंगे बेटा रेजिस्टेंस का। V इक्वल टू आई आर यूज ना करें तो बेटर है। तो आई स्क्वायर आर पावर हो गई, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, दैट इज ml2t-3, एनर्जी होता है ml2t-2 अपॉन t, ml2t-3, आर का आ गया यहां से, तो ये आ गया a-2, इसको इधर लेके ये आर हो गया रो एल बाई ए, एरिया एल स्क्वायर, तो नीचे एल आ गया, और 1 बाय रेजिस्टिविटी होता है कंडक्टिविटी। तो बेटा इसको इधर ले जाइए, रो को 1 बाय सिग्मा लिख दीजिए, सिग्मा को इधर ले, तो सिग्मा आ जाएगा m-1 L-3 T3 A2, और ये सही है। और जो आपको दे रखा है सेकंड ऑप्शन में वो गलत दे रखा है, उसमें दे रखा है m-1 L-3 T3 है ना, और A1 दे रखा है जबकि A2 होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, है ना, कुछ ही क्वेश्चन बाकी है, ध्यान से देखते रहते हैं। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अप द इंक्लाइंड प्लेन इज डबल द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। ठीक है भैया, उसको जस्ट ना मतलब फिसले नहीं, उसके लिए जो फोर्स चाहिए उससे डबल फोर्स चाहिए ऊपर चढ़ाने के लिए। मैं बताता हूं आपको। मान लो ये बॉडी है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड डाउन है, इसका मतलब क्या है? जस्ट अबाउट टू स्लाइड डाउन का मतलब क्या हो गया? मतलब जस्ट अबाउट टू स्लाइड डाउन है, मतलब मैंने बहुत कम फोर्स से रोक रखा है, इससे कम किया तो फिसल जाएगी, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन आ रहा होगा बेटा mg cos थीटा, mg sin थीटा। बेटा ये तो पता है इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग होता है mg sin थीटा, परपेंडिकुलर होता है mg cos थीटा नॉर्मल। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी, सपोर्ट कर रही होगी म्यू mg cos थीटा। अब अगर बेटा मैंने फोर्स इससे कम किया तो बेटा मतलब ये प्लस ये मिलके इसको बचा रहे, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, दैट इज दिस, ये p कितना आ जाएगा? mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, और कह रहे हैं इसका डबल जो है ऊपर चढ़ाने के लिए। अगर ऊपर चढ़ाना है तो बेटा ये जो फ्रिक्शन जो ऊपर को रहता है वो भी नीचे को आ जाएगा, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। ठीक है, यहां से mg को उड़ाइए, ठाए 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 एंड ठाए, सॉरी म्यू भी कट गया, कोई बात नहीं, बचा लेंगे उसको। तो 2 sin थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा sin थीटा, बहुत बढ़िया, और माइनस म्यू cos थीटा माइनस 2 म्यू cos थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 म्यू cos थीटा। तो यहां से tan थीटा क्या आ गया? 3 म्यू, एंड दिस इज द आंसर। tan थीटा आ गया 3 म्यू, तो थीटा आ गया tan इनवर्स 3 म्यू, थीटा पूछा था, tan इनवर्स 3 म्यू हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, कार जा रही है ना 10 मीटर पर सेकेंड से, ओके, कार जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 किलोमीटर पर आवर से। एक आदमी को एक पार्सल फेंकना है 10√2 किलोमीटर पर आवर से, वो फेंक सकता है। सिचुएशन ये है, ये कार है, ये जा रही है 10 से, ठीक है, और जस्ट उसके सामने यहीं पे आदमी, तो पार्सल ऐसे फेंकना कि इसके पास जाए, तो बताना किस एंगल पे थ्रो करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा देखो टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जब हम वेलोसिटी देंगे भी तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार वो कुछ इधर को देनी पड़ेगी 10√2, और वेलोसिटी ऑफ कार अगर हम नहीं भी फेंकते, अगर हम ऐसे छोड़ देते तो भी 10 तो आती ना, तो वो तो 10 आनी थी, और जाना चाहिए इसके पास, आदमी के पास जो कार के जस्ट सामने। तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार। पूछ रहे कार की वेलोसिटी से कितने एंगल पे फेंकना पड़ेगा, कुछ ऑब्ट्यूस एंगल पे, और ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन, हालांकि मैं बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये 10√2 है, ये 10 है, तो यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा 10/10√2, साइन थीटा आ गया 1/√2, दैट इज 45, थीटा आ गया 45, तो 90 प्लस 45 135, तो 135 एंगल पे फेंकना पड़ेगा, तो ऑब्ट्यूस से भी डायरेक्टली पता लग जा रहा है। नेक्स्ट, a block of mass capital M is pulled along a horizontal frictionless surface by a rope of mass small m, then the force applied at one end of the rope, ठीक है, अच्छा, the force which the rope exerts on the block,
ठीक है भैया, ये देखो कैपिटल एम मास है, स्मॉल एम मास की रो पे हमने फोर्स लगाया एफ, तो इस रोप ने इस पे क्या फोर्स लगाया, मान लो टी, इसने भी इंटर्न, ब्लॉक ने इंटर्न रोप पे क्या लगाया हुआ टी, तो टोटल फोर्स क्या है एफ माइनस टी प्लस टी, इंटरनल फोर्स का सम तो वैसे भी जीरो होता है, एफ इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इनटू ए। और अगर खाली ब्लॉक को देखें तो उस पर खाली क्या फोर्स आ रहा है, टी आगे को, तो टी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, और ए की वैल्यू क्या है एफ अपॉन एम प्लस एम, तो क्या है एम एफ अपॉन एम प्लस एम। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है भैया, रोप ने ब्लॉक पे लगाया एम एफ अपॉन एम प्लस एम, विच इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन, इसमें बेटा ब्लॉक्स के बीच का नॉर्मल फोर्स पूछे, इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, एक पार्ट करूंगा, दूसरा पार्ट अपने आप कर लेंगे, 2m 3m 4m, इस पे हमने लगाया f, तो इसने इस पे क्या लगाया हुआ, मान लो f1, तो इंटर्न इसने भी लगाया हुआ f1, इसने इस पे क्या लगाया f2, इस पे भी इंटर्न आएगा f2, तो टोटल फोर्स है f, क्योंकि f मतलब अगर टोटल पूरे सिस्टम पे देखो f माइनस f1 प्लस f1 माइनस f2 प्लस f2, टोटल तो f हो जाएगा, f इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9, 9m इंटू a। अब अगर इन दोनों को सिस्टम ले लो तो टोटल फोर्स क्या है f1 माइनस f2 प्लस f2, खाली f1 हो जाएगा, अगर इसको और इसको सिस्टम ले लो तो खाली f1 हो जाएगा बेटा फोर्स, क्योंकि f2 और f2 तो इंटरनल हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो f1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5m है, ठीक है ओके। अब ma क्या है f/9, तो ये आ गया 5f/9, और अगर f2 निकालना है, खाली इसको लेना सिस्टम, तो f2 हो जाएगा 2ma, और ma क्या है f/9, तो 2f/9 खत्म बेटा, f इज इक्वल टू 9ma, ठीक है। और जब इन दोनों को सिस्टम लूंगा तो f1 इज इक्वल टू 5ma है ना, ma क्या है f/9 पुट कर दिए, खाली इसको लूंगा तो f2 इज इक्वल टू 2ma, और जब इधर से फोर्स लगाएंगे तो भी समझ लेंगे, वैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार क्या है, इधर से फोर्स लगाया, इनके बीच का फोर्स, इनके बीच का फोर्स, ऐसे पूछ रखा है, कोई एक पार्ट कर देता हूं, अगर इधर f लगाया तो इस पे क्या आएगा, मान लो इसको नाम दे दी n2, तो f इज इक्वल टू 9ma, क्योंकि टोटल 9m था, n2 इस पे तो खाली n2 इस पे भी है, पर मैं खाली इसको सिस्टम दे रहा हूं, तो n2 इक्वल टू, ये मास कितना था 4m है, तो a क्या आ गया बेटा, ma क्या है f/9, तो 4f/9, और इनके बीच का नॉर्मल निकालना तो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कौन सा गलत है, बस ये पूछा है, तो फिगर 2 में जो BC वाला है वो गलत दे रखा है, ये तो अभी तक तो जो मैंने निकाले सारे निकाल ही चाहिए, ये भी निकाल ही देते हैं, ये इस पे n1 लगाएगा और ये इंटर्न इस पे n1 लगाएगा, तो इन दोनों को सिस्टम लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, n1 माइनस n2 प्लस n2, तो n1 इज इक्वल टू, ये क्या है 437, n1 इज इक्वल टू 7m, तो ma क्या है f/9, 7f/9, जो कि नहीं दे रखा इन्होंने 4f/9 के रखा, गलत हो गया। नेक्स्ट, चलिए बच्चों 4 ही क्वेश्चन बाकी है, फटाफट से निपटा लेते हैं। ओके बेटा, एक ऑब्जेक्ट है ना, सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, उसका रेडियस नहीं गिवन है, 100 मीटर लेंथ की उसने पाथ ट्रेवल करी है, और वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में चेंज आया 45 डिग्री, ऐसा फिगर में दिखा रखा है, ऐसा दिखा रखा है कि 45 डिग्री टर्न हो गया, मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में चेंज आया दैट इज 45 डिग्री, ठीक है। तो ये r है, ये π/4 है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी π/4r, ये हो जाएगा 100, तो r क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 400/π, ठीक है। पूछा एक्सेलरेशन क्या होगा, बेटा कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, बेटा ये लेंथ दे रखी है मेरे को, पाथ की लेंथ दे रखी है 100, तो बेटा r थीटा होती है लेंथ, π/4r हो गई लेंथ विच इज 100, तो r आ गया 400/π, ठीक है। अब ये अगर r आ गया तो बेटा एक्सेलरेशन पूछा, एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 होगा, रेडियल एक्सेलरेशन ही होगा, और उसकी वैल्यू क्या होती है v²/r, तो रेडियल एक्सेलरेशन ही होगा
v दे रखा है, r आपने निकाल लिया, पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा इंटीजर टाइप है, चलिए कर ही लेते हैं। 72 किलोमीटर पर आर है, तो बेटा मीटर पर सेकंड में 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, v स्क्वायर ओवर आर। अच्छा आर तो मैंने निकाल लिया, आर कितना है 400/π। 18 4 दा 72, ये 20 का स्क्वायर 400, अरे ये तो पूरा कट गया इसके साथ, तो खाली पाई आ गया। और इन्होंने क्या रखा है, एक्सेलरेशन इज n पाई, n बताओ, तो n आ गया 1, खत्म। बहुत ही आसान क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन बचे हैं। अगला क्वेश्चन है ये भी सर्कुलर का ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आइए फटाफट से देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन का सिंपलेस्ट वैरायटी, मतलब ये पर्टिकुलर आपने एक पार्ट किया होता सर्कुलर मोशन में, ये वाला कि अगर टॉप से छोड़े तो किस एंगल पे जाके वो मतलब सर्कुलर पाथ को छोड़ देता है, बेटा वो याद होना चाहिए आपको, cos थीटा 2/3 है ना। ये नहीं आता बेटा, इसका डेरिवेशन भी आना चाहिए। अगर भूल गए तो मैं चाहूंगा कि आप लोग पूरा का पूरा एक बार कॉपी से पढ़े, cos थीटा इक्वल टू 2/3 वाला, कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0। हालांकि क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन तो ये इंटीजर टाइप है। क्वेश्चन कह रहे हैं अल्फा एंगल से हमने छोड़ा है, यहां पे अल्फा एंगल से पत्थर को हमने यहां पे रख के छोड़ा है अल्फा एंगल से, और जब हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल पे पहुंच रहा है तो वो सर्कुलर पाथ को छोड़ देना है ना। तो और मेरे को क्या रखा है, साइन बीटा इज m/n cos अल्फा। ठीक है, ये मेरे को क्या रखा है। अब बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर अल्फा 0 कर दो तो यहां से छोड़ा, वही क्वेश्चन हो जाएगा, फिर कहां जाके छोड़ेगा, cos थीटा इक्वल टू 2/3 पे, और मेरे को तो ये बीटा क्या रखा है, तो ये बीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, वर्टिकल एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा, और रिलेशन क्या हो जाएगा फिर, अगर अल्फा 0, इफ अल्फा इज 0 तो क्या हो जाएगा cos ऑफ 90 माइनस बीटा, cos थीटा जो होता है वो 2/3 होता है, दैट इज साइन बीटा आ जाएगा 2/3। अच्छा जब अल्फा 0 होगा तो ये आ जाएगा 2/3 है ना, और मेरे से क्वेश्चन पूछा कि m+n, तो बेटा 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। अब इतना आपको दिमाग लगाना आना चाहिए, ऐसे बेटा क्वेश्चंस कई बार फ्रेम किए जाते हैं है ना, और आपको बेटा इतना आपको सोचना आ जाना चाहिए फटाफट से। ठीक है, तो साइन बीटा क्या आ गया 2/3, तो यहां से बेटा m+n था, आप बड़े आराम से m+n कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको डेराइव जरूर कर लीजिएगा है ना, अगर आप इसको डेराइव करके आगे बढ़ नहीं रहे हैं, अगर आप इसको ऐसे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं तो गलत है। ये एक ऐसी चीज है जो आपको पूरे तरीके से रिवाइज कर लेनी चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, आप सुरेंद्र सर की वाली वीडियो जरूर देख लें जिसमें सर ने ये रिवाइज कराया, जिसमें सर ने पढ़ा रखा है, जब cos थीटा 2/3 डिराइव कराया, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सर ने कराया हुआ है। चलिए अब बेटा कॉम्प्रीहेंशन आ गया आपके सामने, आइए फटाफट से देख लेते हैं कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन क्या कह रहा है ये देखते हैं। यहां पर बेटा क्या है, एक कार्ड है और 3 ब्लॉक है, एक कार्ड है और 3 ब्लॉक है। आइए पहले फिगर देख लेते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये रहा फिगर आपके सामने, ये क्या है बेटा, एक 3m मास का कार्ड है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, यहां एक पुली है, इस पे एक ब्लॉक रखा है m मास का, यह एक और पुली है, यहां पे भी m मास का ब्लॉक है, ये भी m मास का है, 3m मास का है, सारे सरफेसेस स्मूथ है, दैट इज क्वेश्चन कुछ भी खतरनाक नहीं है। फ्रिक्शन हो तो फिर भी मतलब कुछ क्वेश्चन में दम बने। अब बेटा बस ये सिचुएशन एनालाइज करें, ये एक ही धागा है, टेंशन थ्रू आउट दी स्ट्रिंग सेम होगी, मान लो यहाँ पे T1 है ना, ब्लॉक पे फोर्स T1 आ रहा हो, और यहां से T1 आ रहा हो, इस पे भी T1 आ रहा हो, मतलब इस ब्लॉक पे T1 लेफ्ट में और T1 राइट में, कैंसिल। और सिमिलरली यहां से T2 लेफ्ट में और T2 राइट में, कैंसिल। ओहो, तो ये ब्लॉक का तो बाजे बजे हो भाई, T1 कैंसिल, T2 कैंसिल, तो ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो 0 का पहला पार्ट तो यही खत्म। दूसरा पार्ट है, अगर F4 से खींच रहे इसको, अब बेटा ये चलना तो है नहीं, तो इसको बांध दीजिए यहाँ पे, खत्म करिए इसका, इसके मास का कोई रोल नहीं। अब बेटा अब क्या होगा, अगर इससे चलना तो है नहीं
अब क्या होगा प्यारे बच्चों, अगर मैंने इसको F से खींचा तो यहां पे अगर टेंशन पूछी तो कैसे निकालेंगे, F माइनस T1 प्लस T1 माइनस T2 प्लस T2। बेटा खाली 3 मास है, आप भले सिंगल एक धागे से ले लो, एक के बाद एक के बाद एक, भले अगर आपको लग रहा नहीं ऐसे नहीं, हमको तो ऐसे ही शौक पसंद है तो ऐसे रखिए। तो F माइनस T1 प्लस T1 माइनस T2 प्लस T2, F माइनस T1 प्लस T1 माइनस T2 प्लस T2, F इक्वल टू 3ma। ठीक है, ये आ गया F इक्वल टू 3ma। और इस पे यहां पे टेंशन पूछी तो T2 क्या आ जाएगा, ma, और ma क्या आ जाएगा, F/3। अभी भी तो ऐसा क्वेश्चन किया था भाई, एक ही पेपर में दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हो गया बेटा पेपर समाप्त, है ना। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपको देना चाहता हूं कि इसमें अगर यहां पे फ्रिक्शन होता, है ना, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट नहीं होता तो कितने मैक्सिमम फोर्स के लिए मतलब इनके बीच में स्लाइडिंग नहीं होती, है ना। ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, इसको देखिए और कोशिश करिए करने की, और ना कर पाए, है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले पेपर के सॉल्यूशन में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन डालूंगा, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिएगा, मेरे को लगता है आप सोच पाएंगे, है ना। डायरेक्टली बताना नहीं चाहता हूं, तो आपको एक टास्क दे रहा हूं, ये करके रखिएगा, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं कितने लोग नहीं कर पाते हैं। ट्राई करना होगा, पूरे मन से एफर्ट लगानी होगी, है ना, और मैं जानता हूं कि आप कर लेंगे अगर आप पूरी एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। पर मेरे को लग रहा है कि आपका मन नहीं करेगा, शायद मतलब लगभग 1 महीने बाद अगला टेस्ट आएगा, तो तब तक आपका वेट करने का मन नहीं करेगा। चलिए बता देता हूं कैसे करेंगे। अगर इस ब्लॉक के ऊपर जो ब्लॉक है, इन दोनों में अगर फ्रिक्शन होता तो बेटा जब इसको खींच रहे तो इस पर फ्रिक्शन आता है, अभी बाकी नेट फोर्स 0 था, लेकिन ये फ्रिक्शन आ तो ये चलेगा, तो किस फोर्स तक स्लाइडिंग नहीं होगी, क्वेश्चन ये है। F किस फोर्स तक स्लाइडिंग नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, ये टेंशन के कारण जो फोर्स आ रहा है इस ब्लॉक पे, वो तो 0, T1 इधर T1 इधर, वो तो कट जाएगा, है ना। क्वेश्चन तो बेटा ये होता, पर ये ना एडवांस लेवल पे रहेगा, मतलब मेंस लेवल टाइप क्वेश्चन नहीं है, मेंस में ऐसा नहीं आना चाहिए। अब देखिए मेंस में ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट नहीं आते, मेंस में डिफिकल्ट आते पर वो 1-2 होते हैं। ओवरऑल ये पेपर का लेवल मेंस के पेपर लेवल से अच्छा है, लेकिन बेटा जब 3-4 चैप्टर 5 चैप्टर का ही बेटा टेस्ट हो तो फिर बेटा थोड़ा सा पेपर का लेवल अच्छा ही रहता है ना, तभी बैलेंस हो पाता है ना, तभी बेटा आप तैयार हो पाएंगे। नहीं तो बेटा अगर पेपर एग्जैक्ट मेंस लेवल का लें और 3-4 चैप्टर का दें तो बेटा आप लोग की तैयारी नहीं हो पाएगी, है ना। अभी तैयारी करानी है आपकी। तो बेटा इस पे नेट फोर्स तो ब्लॉक पे आगे को आ रहा है, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना, फ्रिक्शन मैक्सिमम क्या होगा इन दोनों के बीच में, म्यू mg, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या आएगा, बड़े ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या है, म्यू mg बाय 3m, ये मैक्सिमम फोर्स हो गया, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया म्यू g बाय 3। अब बेटा जब आपने कोशिश करी पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन जो है, अभी तो बेटा सब साथ साथ चल रहे, अगर आपने म्यू जी बाय 3 तक करा तो बेटा सब साथ, तब तक सब साथ चले, उससे ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करी तो फिर क्या हो जाएगा, यहां बेटा ये इसको खींच के नहीं चला पाएगा, फिर स्लिपिंग हो जाएगी, फिर क्या रहेगी, स्लिपिंग हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों अगर कोई कहेगा कि इस कंडीशन में क्या आएगा, मैक्सिमम फोर्स क्या लगा सकते हैं, तो F बाकी सब कट जाएगा, F माइनस T1 प्लस T1 माइनस T2 प्लस T2 माइनस F प्लस F, सब कट जाएगा, तो F आ जाएगा, क्योंकि नीचे तो फ्रिक्शन है नहीं, वो आ जाएगा 6m इंटू a, ये आ गया F। और a की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बेटा इसके लिए, म्यू जी बाय 3, बस वो पुट कर दीजिए म्यू जी बाय 3, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन तो बढ़ता ही चला जाएगा, इसका एक्सेलरेशन तो बढ़ता ही चला जाएगा, फोर्स बढ़ाओगे तो इसका एक्सेलरेशन तो बढ़ेगा, पर इस पे तो बेटा म्यू mg लग सकता है मैक्सिमम, तो सब साथ कब तक चलेंगे, जब तक इसका एक्सेलरेशन, बेटा अगर मान लो 2 लोग हाथ पकड़ के भाग रहे हैं, एक 10 मीटर पर सेकंड से तेज नहीं भाग सकता, दूसरा कितनी भी वेलोसिटी से भाग सकता है, वो सुपरमैन है, तो बेटा कितनी वेलोसिटी से भागे कि साथ साथ भाग पाए, 10 मीटर पर सेकंड, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका म्यू जी बाय 3, म्यू mg इक्वल टू 3m है ना, तो बेटा इससे तेज भाग ही नहीं सकता, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या चूज करना चाहिए साथ चलने के लिए, म्यू जी बाय 3, मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो मैक्सिमम फोर्स, खत्म, 3 2 6, 3 म्यू m, और सॉरी 2 म्यू mg, खत्म। तो बेटा ये भी मैंने आपको बता दिया, आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं।
बाकी बेटा आप लोग बेटा बढ़िया करके मेहनत करें ताकि आप लोग कामयाब हो पाएँ, है ना बेटा। बढ़िया मेहनत करेंगे बेटा तभी कामयाब होंगे। तो कोशिश करिए हल्के हल्के अपनी परफॉर्मेंस को ऊपर ले जाने का एक ही तरीका है, पेपर का सॉल्यूशन बहुत ध्यान से देखिए, है ना। और बेटा कामयाबी तो मैं बड़ी बार बोल चुका हूँ, कामयाबी बेहद ज़रूरी है और मिलती तभी है जब हमारे अंदर जिद हो कि मैंने अच्छा करना है। तो बेटा अच्छा करने की जिद डाल लीजिए कि मेरे को अच्छा करना है, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को लाइफ में कुछ करना है, भाई बहनों की मदद करनी है ना। काफ़ी सारे लोगों की मदद करनी, काफ़ी सारे लोगों को जॉब्स पे रखना है, काफ़ी सारे लोगों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनना है। याद रखिए बेटा ये बातें, किस लिए आपने प्रिपरेशन चालू करी थी वो याद रखिए, है ना। और बाकी मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के सोल्यूशन के साथ। थैंक यू, गुड बाय।